बुलेटिन की शुरुआत छत्तीसगढ़ के बीजापुर से करेंगे, जहां थाना पामेड़ क्षेत्र के एफओबी काउरगुट्टा क्षेत्र के जंगलों में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को माओवादियों के छिपाए गए हथियार और गोला बारूद मिले हैं। हथियारों की बरामदगी माओवादियों के खिलाफ बड़ा झटका मानी जा रही है। माओवादियों ने इस सामग्री को ग्राम कंचाल के जंगलों में गड्ढों और पेड़ों की खोह में छिपाकर रखा गया था। सुरक्षा बलों की सतर्कता ने एक बड़ी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया। कोबरा 208 बटालियन द्वारा बरामद की गई सामग्री में बीजीएल लॉन्चर, मजल लोडिंग बंदूक, बीजीएल सेल, बैरल पाइप, बैटरी इलेक्ट्रिक डेटोनेटर शामिल है। इसके साथ ही डायक्रेशनल माइंस, पिट्ठू बैग, बीजीएल पोच, माओवादी वर्दी, केरपी पैटर्न के कॉम्बैक्ट ड्रेस, बेल्ट, बेडशीट, माओवादी साहित्य, पटाखे और राशन सामग्री भी बरामद की गई है। ये सामग्री संभावित रूप से किसी बड़े हमले की योजना का हिस्सा मानी जा रही है। तो नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। नक्सलियों के हथियार भी बरामद हुए हैं बीजापुर में। तो मिशन पर निकले जवानों ने इन सामग्री और इन हथियारों को बरामद किया है। गड्ढों में हथियार और गोला बारूद भी मिले हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह 4 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस मौके पर अमित शाह छत्तीसगढ़ के बस्तर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान वो बस्तर की आदिवासी परंपराओं और पूजा पाठ से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके अलावा जगदलपुर में एक आम सभा के साथ स्वदेशी मेला कार्यक्रम में भी केंद्रीय गृह मंत्री शिरकत करेंगे। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष, वर्तमान सांसद और जितने भी मांझी हैं, उन्होंने जाकर केंद्रीय गृह मंत्री को निमंत्रण दिया था। उनके निमंत्रण को केंद्रीय गृह मंत्री ने स्वीकार किया। इसके तहत ही उनका बस्तर दौरा हो रहा है। तो बस्तर के आदिवासी परंपराओं को भी जानेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वदेशी मेला में भी शिरकत करेंगे। मुरिया दरबार में गाड़ियों से चर्चा भी करते हुए नजर आएंगे। तो अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में शामिल होने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जगदलपुर पहुंच रहे हैं। 4 अक्टूबर को अमित शाह जी जगदलपुर पहुंचेंगे और वहां पर आयोजित जो बस्तर दशहरा के जो मुरिया दरबार है उनमें शामिल होंगे। इस वक्त मैं लालबाग स्थित एक जनसभागार में जो मंच में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये जो मंच आपको नजर आ रहा है, इसी मंच में अमित शाह जी आएंगे और स्वदेशी मेला का आयोजन किया गया है, उस पर उन्होंने बात करेंगे। और साथ ही इसके मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो बड़ा डोम लगा हुआ है। संभाग भर से सभी जो लोग यहाँ पर आएंगे और सभी को अमित शाह जी अभिवादन करेंगे। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है कि पहली बार, यानी आप कहा जाए कि बस्तर का दशहरा करीबन 600 साल पुराना है और 600 साल से ये परंपरा चली आ जा रहा है, जहाँ पे बस्तर दशहरे के बाद मुरिया दरबार होता है और तत्कालीन राजा का ही परंपरा है जो जिसमें प्रजाओं की बात सुनकर उसके समस्याओं का निदान किया जाता था। लेकिन अब प्रजातांत्रिक, आप लोकतांत्रिक है और इस लोकतांत्रिक में आज बस्तर का परंपरा अभी भी वो कायम है और हर वर्ष इस बस्तर पर जो दशहरा मनाया जाता है और इस बस्तर दशहरे में जो मुरिया दरबार की एक अनोखी रस्म है वो भी निभाया जाता है। और यही वजह है कि इस बस्तर की जो मुरिया दरबार की रस्म है देश की गृह मंत्री अमित शाह जी पहुंच रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ जीवन हल्दार, न्यूज जगदलपुर। और बीरनपुर मामले में सीबीआई ने पेश की है चार्जशीट। मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस का बड़ा बयान सामने आया है। बीरनपुर मामला 2 बच्चों का आपसी झगड़ा था। सीबीआई ने जांच में पाया कि ये राजनीतिक षड्यंत्र नहीं था। बैस ने आगे ये भी कहा कि भाजपा ने कांग्रेस पर झूठे आरोप लगाए। चुनावी लाभ लेने के लिए भाजपा ने ये आरोप लगाए हैं। तो बीरनपुर का जिन्न एक बार फिर छत्तीसगढ़ की सियासत में बाहर निकलकर आ चुका है, क्योंकि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इस रिपोर्ट के बाद कुछ नए खुलासे हुए, कुछ नई तथ्य निकलकर सामने आए और इसके बाद छत्तीसगढ़ में अब जुबानी जंग देखने को मिल रही है। बिल्कुल, ये बड़ी और अहम खबर है छत्तीसगढ़ की सियासत को लेकर। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा जमकर सामने आया था और इस पर बवाल भी देखने को मिला था, सियासी मार पलटवार भी हुआ था। लेकिन अब जब रिपोर्ट आया है तो कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कार्रवाई हुई और उस समय भी हमारी सरकार ने कहा ये राजनीतिक ये घटना नहीं है, आपसी विवाद का है। राजनीतिक घटना, सांप्रदायिक घटना तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है।
भारतीय जनता पार्टी ने दिया और इसको इस मुद्दे को मतलब वोटिंग तक चुनाव में इसको बुलाया है, इसे समाज को भड़काने का काम किया। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र सीबीआई की इस चार्जशीट के बाद बेनकाब हुई है भारतीय जनता पार्टी। साथ ही उन्हें माफी मांगना चाहिए कि इस बीरनपुर घटना की चार्जशीट के बाद कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो चुका है। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट किए चलते हैं। बेमेतरा से बड़ी खबर है। दुर्गा विसर्जन के दौरान मधुमक्खियों का हमला, 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। साजा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। थाना खमरिया थाना क्षेत्र के बेलतरा गांव का मामला है, जहां पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसमें 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। बेमेतरा से खबर है, जहां दुर्गा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। साजा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन सभी घायलों को भर्ती कराया गया है। थाना खमरिया थाना क्षेत्र के बेलतरा गांव का ये पूरा मामला है। बात राजनांदगांव की कर लेते हैं, जहां आईएनएच न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। महतारी एक्सप्रेस में शराब तस्करी का यह पूरा मामला। वाहन चालक इंद्र उर्फ राहुल साहू बर्खास्त हो चुका है। जिला समन्वयक रजनीश श्रीवास्तव से मांगा गया स्पष्टीकरण। खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग ने महतारी एक्सप्रेस पर बढ़ाई निगरानी। सूर्या ब्लॉक का यह पूरा मामला है। तो राजनांदगांव से यह पूरा मामला निकलकर सामने आया था, जहां आपको बता दें कि महतारी एक्सप्रेस में शराब की तस्करी की जा रही थी। महाराष्ट्र की निर्मित एक शराब थी जिसकी तस्करी की जा रही थी, और उस तस्करी के लिए इस महतारी एक्सप्रेस का उपयोग किया जा रहा था। आईएनएच न्यूज ने प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाई था, और उसके बाद इस खबर पर आईएनएच न्यूज की खबर का असर होते हुए राजनांदगांव में अब नजर आया है। बिल्कुल, ये राजनांदगांव से अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आईएनएच न्यूज की खबर का असर हुआ है। और हमने खबर दिखाई थी कि महतारी एक्सप्रेस में किस तरीके से अवैध तरीके से शराब की सप्लाई की जा रही थी, जिसके बाद से इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया। महतारी एक्सप्रेस में शराब तस्करी का मामला सामने आया था और वाहन चालक को बर्खास्त कर दिया गया है। इधर खजुराहो की स्वास्थ्य व्यवस्था पर अब सवाल उठने लगे हैं। जहां एक तरफ कुछ लोगों को शासन प्रशासन की पूरी सुविधाएं मिलती हैं, तो वहीं गरीब लोगों को एम्बुलेंस तक मिलना मुश्किल हो जाता है। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर मरीज को ई रिक्शा से घर ले जाना पड़ा। मरीज के परिजनों ने छतरपुर में 8000 की ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदी और ई रिक्शा को एम्बुलेंस की तरह सेटअप देकर मरीज को घर ले गए। परिजनों का आरोप है कि एम्बुलेंस मिलती ही नहीं है। बिल्कुल, ये खजुराहो की हैरान करने वाली तस्वीर है, जहां पर आज भी लोग जो है एम्बुलेंस के लिए तरस जाते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल ये तस्वीर अपने आप में खड़ा करती है कि यहां पर ई रिक्शा को लोग एम्बुलेंस बना रहे हैं और एम्बुलेंस लोगों को जरूरत पर नहीं मिल पाती है। आयुष्मान कार्ड है, कुछ लाभ मिला उसका लाभ यही है, थोड़ी सरकारी में जो दवाई होती है वो फ्री मिलती है। हाँ ठीक है, और बाकी मेडिकल से लो भाई। तो ये सिलेंडर लगा के ऑक्सीजन मास्क पैसे लेके खरीदा भाई। तो मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिली है, मरीज को ई रिक्शा पर घर ले जाना पड़ा है। बड़े सवाल के इस पूरे मामले, ये पूरा मामला जब से उजागर हुआ है तब से कई सारे सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं कि जिम्मेदार इस तरीके के मामलों पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं। और अब खबर बुरहानपुर से। जिले के नेपानगर में सीएमएचओ कार्यालय की अनुमति के बिना अपनी पद्धति छोड़कर इलाज किए जाने की शिकायत मिली है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने बताया कि डॉक्टरों की कमी के कारण कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन गलत इलाज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खकनार ब्लॉक के बीएमओ डॉक्टर अजय डावर ने कहा कि बिना अनुमति इलाज करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बिना अनुमति इलाज का ये पूरा मामला है। इस पूरे मामले पर एक्शन भी हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने हालांकि कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने जांच की बात जरूर कही है। पर स्वास्थ्य विभाग का अमला जो है कि कोई शिकायतें जाती है तो उस पे उसकी जांच करके उसका निराकरण भी करते हैं। और मैं तो कहना चाहूँगा कि क्योंकि जिस हिसाब से डॉक्टर होना चाहिए उस हिसाब से डॉक्टर अभी भी हमारे डॉक्टरों की कमी है,
तो कहीं न कहीं कोई न कोई इलाज तो करा है, लेकिन गलत कोई इलाज नहीं करे। नियम यही है, अगर उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। आप कोई सा भी क्लिनिक चला रहे हैं, आप हॉस्पिटल चला रहे हैं, उसके लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कि ऑथेंटिक अपने हॉस्पिटल से, संस्था से, वहाँ से दिया होना चाहिए। इधर उज्जैन के बड़नगर में एक हिंदू युवती शैलो की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मामले में प्रदर्शनकारियों ने 1 घंटे तक थाने का घेराव किया और आरोपी के खिलाफ नारेबाजी की। परिजनों ने इसे लव जिहाद का मामला बताते हुए हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि युवती पिछले 2 साल से मुस्लिम युवक मोनू के साथ रह रही थी और उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। परिजनों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इधर मामले की जानकारी मिलते ही सभी हिंदुवादी संगठन भी सक्रिय हो गए। संगठनों ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। शैलो नाम की बड़ी बहन है हमारी, उसकी शादी हमने आज से 4 साल पहले बदनावर में करी थी। क्या हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उसकी शादी की गई थी। वहाँ पे जाए मोनू नाम का लड़का जो है, जो गुलाबपुरा में रहता है, मोबेडन समाज में है ये उसके घर पे जाने आने लगा और उसको बहन बना ली उसने। तो उस लड़के ने, मोनू ने शैलो को बहन बना ली और वहाँ से उसको साल भर बाद में भगा लाया। भगा के मैंने इसने उससे शादी करने की कोशिश करी और हमने इस बात का ऑब्जेक्शन उठाया तो इसने बोला कि डरा धमका के कि अगर जो ज़्यादा बीच में पड़ोगे तो तुम्हारे को भी मारा कुटी कर दोगे और तुम्हारा भट्टी का रास्ता हमारे इलाके से ही गुजरता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के बालोद जिले को देश का पहला आधिकारिक बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। जिले की 436 ग्राम पंचायतों और 9 नगरीय निकायों को प्रमाण पत्र जारी कर इस उपलब्धि से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साल 2028-29 तक पूरा छत्तीसगढ़ बाल विवाह मुक्त करने के संकल्प को बालोद ने साकार किया है। पिछले 2 वर्षों में बालोद में बाल विवाह का एक भी मामला सामने नहीं आया है। बालोद कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने कहा कि ये सफलता प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और समुदाय की सामूहिक भागीदारी का नतीजा है। हम सभी की सक्रिय सहभागिता ने इस मिशन को पूरा किया। खबरों का सिलसिला जारी रखते हैं तो नवा रायपुर के अटल नगर में देश का पहला स्मार्ट पंजीयन कार्यालय शुरू हो चुका है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित इस पंजीयन कार्यालय के शुरू होने के बाद सरकारी दफ्तरों में भीड़ भाड़ कम होगी। सुविधा के तहत नागरिक अब मकान, दुकान या जमीन की रजिस्ट्री 12 से 15 मिनट में करा सकेंगे। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की थीम पर आधारित इस मॉडर्न ऑफिस में मुफ्त वाईफाई, चार्जिंग स्टेशन, डिजिटल डिस्प्ले और क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके अलावा ट्रेड हेल्प डेस्क स्टाफ ऑफिस में मदद के लिए मौजूद रहेगा। यहां कैशलेस भुगतान की सुविधा भी मिलेगी। इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। साय सरकार अगले 1 साल में प्रदेश के सभी 117 पंजीयन कार्यालयों को स्मार्ट बनाने की तैयारी में है। तो नवा रायपुर में पंजीयन कार्यालय खुल चुका है। देश का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट ऑफिस है यह, जहां 15 मिनट में मकान और दुकान की रजिस्ट्री अब होगी। राज्य के 117 पंजीयन ऑफिस एडवांस इसके तहत बनेंगे। प्रक्रिया सरलीकृत होगी। व्यक्ति सरकारी जो रजिस्ट्री कार्यालय वो भी चलता रहेगा, यह भी चलता रहेगा। दोनों विकल्प जनता के पास उपलब्ध रहेंगे। जनता से कोई भी अतिरिक्त चार्ज पंजीयन के लिए नहीं लिया जाएगा। वहाँ पर लॉन्च फैसिलिटी या अन्य कोई फैसिलिटी, खाने पीने का कोई फैसिलिटी है, उसको चार्ज बेसिस पर कोई भी व्यक्ति अवेल कर सकता है। बाकी बेसिक पंजीयन के लिए अतिरिक्त पैसा वहाँ पर नहीं लिया जाएगा। और जो पंजीयन शुल्क सामान्य कार्यालयों में देय होता है, उसी के तहत यह कार्य होगा। जनता को अतिरिक्त कोई भार नहीं दिया जाएगा और एक बहुत ही अच्छे मॉडल के रूप में डेवलप हो रहा है। इससे मुझे लगता है 15-20 मिनट में पूरा रजिस्ट्री का प्रोसेस कंप्लीट हो सकेगा। और सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र से साल की लकड़ी बरामद की गई है। वन विभाग और हाथी मित्र दल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 42 नग साल लकड़ी की चिरान बरामद की है। ग्राम झिंगा दोहर के पंडोपारा में अवैध लकड़ी लूट करने की सूचना पर वन विभाग ने यह कार्रवाई की है। तो प्रतापपुर में साल की लकड़ी जब्त की गई है। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। 42 नग साल लकड़ी के चिरान बरामद किए गए हैं। तो वन विभाग ने इस पूरे मामले पर अपराध भी दर्ज कर लिया है।
इधर अनूपपुर जिले के कोतमा में गरीब मजदूरों से काम कराकर भुगतान न करने का मामला सामने आया है। मजदूरों ने ठेकेदार के अनुसार साफ सफाई और अन्य काम किए, लेकिन जब वे अपना भुगतान लेने गए तो ठेकेदार फरार हो चुका था। नवरात्रि के मौके पर मजदूरों को पैसा न मिलने से उनकी खुशी फीकी पड़ गई। पूर्व विधायक सुनील सराफ के साथ मजदूर थाने पहुंचे और ठेकेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि आरोपी ठेकेदार छत्तीसगढ़ के मुंगेली का रहने वाला है। उसने पहले ही मुख्य ठेकेदार से पूरा भुगतान ले लिया था और अब मोबाइल बंद कर फरार है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही ठेकेदार को पकड़कर मजदूरों को भुगतान कराया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी। हमारे लोग को काम किए थे तो वो पैसा नहीं दिया, ठेकेदार पैसा लेके चला गया। खेड़िया कंपनी में काम कर रहे थे जी। तो कितने दिन का पेमेंट है उसमें सर? है किसी का 15 दिन है, किसी का 16 दिन है। यहाँ पर कॉलेज बिल्डिंग के बगल में एक बिल्डिंग बन रही है, वहां पर कोई बाहर का पेटी कॉन्ट्रैक्टर इन लोगों को मीठी मीठी बात करके इनसे काम करवा लिया। 1 हफ्ते पेमेंट नहीं दिया, बोला मेरा पेमेंट सेठ के यहाँ से नहीं हुआ है, हो जाएगा दे दूंगा। ये बेचारे सब सीधे साधे लोग हैं, ये काम करते गए, किसी का 15 दिन हो गया, किसी का 18 दिन हो गया, और वो जो मेन ठेकेदार है खेड़िया जी, उनके यहाँ से वो पूरा पेमेंट लिया और भाग गया। ये एक मामला है, ग्राम चपानी के कुछ मजदूर हैं जिन्होंने यहाँ कोतमा में एक ठेकेदार के अंडर में मजदूरी करी थी इसी सितंबर महीने में ही, लगभग 15 दिन। उसमें 15-16 मजदूर हैं और उस ठेकेदार ने इनके मजदूरी का भुगतान नहीं किया है। चलिए अभी बुलेटिन में अब बात आदि शक्ति की आराधना यानी कि नवरात्रि से जुड़ी हुई कुछ खबरों की कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर रतनपुर के ऐतिहासिक महामाया मंदिर पहुंचकर मां महामाया के दर्शन किए। उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की। मुख्यमंत्री साय ने मंदिर प्रांगण में दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं से आत्मीय भेंट की और उन्हें नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। नवरात्रि का समय है तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को पहले तो नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमारा परम सौभाग्य है कि रतनपुर मां महामाया के दरबार में आज यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला। उनका पूजन अर्चन किए हैं, उनसे आशीर्वाद मांगे हैं कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। और शारदीय नवरात्रि की नवमी पर विश्व प्रसिद्ध दतिया देवी पीताम्बरा मंदिर में आध्यात्मिक उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। नवरात्रि के 9 दिन से साधना कर रहे दीक्षित श्रद्धालुओं ने सुबह सामूहिक हवन में भाग लेकर साधना को पूर्णता प्रदान की। हवन में साधकों ने देवी से विश्व कल्याण, शांति और समृद्धि की भी कामना की। हर वर्ष की तरह इस बार भी मंदिर प्रांगण में आयोजित ये नवमी हवन विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। मंदिर प्रबंधन समिति के अनुसार नवरात्रि के दौरान दीक्षित साधकों द्वारा की जाने वाली साधना और अंतिम दिन का हवन पीठ की प्राचीन परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। इस वक्त हम मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध देवी तांत्रिक शक्तिपीठ मां पीताम्बरा मंदिर में। शारदीय नवरात्रि की आज नवमी है और सुबह 5 बजे से ही लगातार बड़ी संख्या में भक्त देवी पीताम्बरा मंदिर पहुंच रहे हैं। नवमी के दिन यहाँ एक विशाल हवन होता है जिसमें मंदिर से दीक्षित श्रद्धालु और अन्य श्रद्धालु भी मां के हवन में सम्मिलित होते हैं। 9 दिन से साधना कर रहे श्रद्धालुओं के आज पूर्णाहुति का दिन है, उनकी साधना का फल मिलने का दिन है। और हमारे साथ यहाँ कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आज हवन में शामिल होंगे, क्या कहेंगे? भाई हम लोग फैमिली के साथ मेरठ से आए हुए हैं। हमने माई का काफी नाम सुना है तो हम आज उनके दर्शन के लिए नवमी के लिए परिवार यहाँ आए हैं। यहाँ से दीक्षित हैं आप? ये नहीं, दीक्षित नहीं है, बस पहली बार है माई के दर्शन प्राप्त हो गई। हाँ, ये माई जी सर, यूपी मेरठ से सर।
हवन में सम्मिलित होंगे? जी सर, हवन में सम्मिलित होंगे। देवी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, मन काफी प्रसन्न हो गया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर। बिल्कुल, हमारे साथ एक और श्रद्धालु है, हम बात करेंगे। आप भी आज पहुंची हैं? हाँ, मैं भी आज पहली बार आई हूँ माँ के दरबार में। हवन में शामिल हम सब साथ हैं, हाँ, हवन में शामिल होने के लिए। तो बिल्कुल भक्तों में उत्साह है और कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और श्रद्धालु हमारे साथ। आप कहाँ से आए? जनपद उन्नाव से। सुबह 4 बजे से हम लोग हैं यहाँ लाइन में माँ के दरबार पे। हवन में शामिल होने के लिए। दीक्षित है? दीक्षित नहीं है, परम भक्तों में है। आप भी आए हैं? आज कहाँ से आए? उन्नाव से आए, यूपी से। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, देश के कई इलाकों से यहाँ श्रद्धालु सुबह से ही पहुँचते हैं। आप पहुँचे हैं आज माई के दरबार? जी साहब, बिल्कुल पहुँचे हैं। हम लोकल स्थानीय निवासी है, दतिया से ही है। आज हवन करेंगे? जी बिल्कुल, पूर्णाहुति में शामिल होंगे। तो 9 दिन की साधना का आज आखिरी दिन है और लोग बड़ी संख्या में सुबह से ही यहाँ पहुँच रहे हैं, कतारबद्ध होकर हवन करने के लिए पहुँच रहे हैं। और निश्चित तौर पर माँ बगलामुखी, माँ धूमावती अपने भक्तों पर जो कृपा बरसाती है। राजीव मिश्रा, INS न्यूज़, दतिया। तो आज नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन है। राजधानी भोपाल का एक मंदिर कर्फ्यू वाली माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। भवानी चौक सोमवारा स्थित कर्फ्यू वाली माता मंदिर का इतिहास अपने नाम की तरह ही रोचक रहा है। यहाँ माता की मूर्ति की स्थापना 2 सप्ताह से भी ज्यादा समय तक बवाल और कर्फ्यू के बाद हुई थी। इसी वजह से मंदिर का ये नाम पड़ा। क्या है मंदिर का इतिहास और इसकी मान्यता, इस पर मंदिर के पुजारी नरेश अवस्थी से बातचीत की हमारे सहयोगी अंजलि सिंह ने। आज नवरात्रि का 9वां दिन है, तो वहीं श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज हम पहुंचे राजधानी भोपाल के कर्फ्यू माता मंदिर। हम यहाँ के मुख्य पुजारी से बात करेंगे। पंडित जी, आज 9वां दिन है, माता जी की जो है सिद्धि रूप की पूजन की जाती है। आज के दिन क्या विशेष रहता है? माँ भगवती का आज समापन त्यौहार है। 9 दिन का जो भक्तों ने पूजा अर्चना, आराधना और साधना की, उसका पुण्य फल प्राप्त हेतु ही सिद्धदात्री के रूप में माँ भगवती की ये पूजा होती है। इससे माँ भगवती सारे ही भक्तों को सुख, शांति, समृद्धि की वरदान देती है। पंडित जी, कर्फ्यू माता मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, भोपाल के आसपास के लोग भी यहाँ आते हैं, क्या कुछ मान्यताएं हैं यहाँ? माँ भगवती की ये मंदिर की स्थापना काफ़ी संघर्षों से हुई, इसीलिए कर्फ्यू वाली नाम भी है। काफ़ी झगड़ा भी रहा भोपाल शहर में, कर्फ्यू संघर्ष से स्थापित हुई माँ भगवती, उनमें अद्भुत शक्ति है और सारे ही भक्तों की दूर दूर से भी आते हैं। जो भी भक्तों की जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। मैडम, आज आप क्या मनोकामना लेकर आई हैं और क्या कुछ आप मंदिर को लेकर भक्ति रखते हैं? बस माता रानी से यही कृपा है कि सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और सब लोग स्वस्थ रहें, बस यही कामना के साथ आए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि भक्तगण भी जो यहाँ पर आए हैं, उनका भी यही मनोकामना है कि माता रानी जो है सब पर दया बनाए रखे, सबकी मनोकामना जो पूरे हैं। हम और भी लोगों से, और भी श्रद्धालु जो आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर राजधानी भोपाल में जो है 12 महीने भीड़ लगती, क्योंकि ये जो है पुराने भोपाल में स्थित है और यहाँ पर नए भोपाल और पुराने भोपाल के जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, माता रानी से अपनी मनोकामना मांगते हैं, जो कहीं ना कहीं पूरी होती है। लेकिन आज जो है महानवरात्रि का 9वां दिन है, आखिरी दिन है। कई भक्त और श्रद्धालु यहाँ नम आंखों के साथ आए हैं और वहीं अपनी मनोकामना लेकर गए। कैमरा पर्सन नितिन के साथ अंजलि सिंह, INS 24/7 भोपाल। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरे साथी नदीम को फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।